सभी को नमस्कार और प्रणिपात। आज के इस वीडियो में DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के विषय में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले PGT कॉमर्स और हिस्ट्री का जो डिटेल डिस्कशन वीडियो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। पॉलिटिकल साइंस का अभी TGT और PGT में से किसी की भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। स्पेशल एजुकेटर का ज़रूर एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराया जाएगा। बिना इस वाद विवाद या चर्चा में जाए हुए कि ये एग्ज़ाम कब होने हैं, कौन से महीने में होने हैं, वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ें वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ जो पर्पज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है, उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, डिटेल का डिस्कशन वीडियो है। एक बात ज़रूर कह देता हूँ मैं, जो 10-15 मिनट वाले हैं जिनमें 10-15 मिनट में ही प्रसन्नता महसूस होती है वीडियो देख के कि कमाल कर दिया है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। उनसे मेरा अनुरोध रहेगा। इस फील्ड में थोड़ा आपको संयम और धैर्य की ज़रूरत पड़ती है, खासकर इस पोस्ट के लिए ज़रूर। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे 10-15 मिनट में, और जो अवेलेबल टॉपिक हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे कि 15 मिनट में आइए, एक हफ्ते में कैसे तैयारी करें, वो मुद्दा यहाँ हमारे पास नहीं है। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए। 300 नंबर का एग्ज़ाम होना है, जिसमें से पेपर 1 जिसको बोलते हैं या जनरल पेपर भी बोला जाता है, वो 100 नंबर का होता है। आप जानते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके 20-20 के 5 सब्जेक्ट हैं। और जो सेकंड पेपर है जिसको पेपर 2 भी बोलते हैं, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग नहीं आता है आपका, एक ही पेपर में 2 पार्ट बनाए गए हैं। मेन बात ये है, पहले पेपर में जो कॉमन टॉपिक हैं वे 100 नंबर के, और दूसरे में जो जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस का, तो 200 नंबर के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अभी जो चर्चा के पॉइंट है वे और बता देता हूँ एक बार मैं आपको। बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, NCERT ज़रूरी है या नहीं है, क्लास 11th 12th की बुक्स का जो रोल है उसके बारे में, BE और MA का कितना पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, छोड़ना है, रेफरेंस बुक के बारे में, प्रैक्टिस बुक उनकी कैसे कैसे रिवीजन करनी है आपको, टीचिंग पेडागोजी या साइकोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 20 नंबर का पार्ट है, पेपर 1 के स्कोर के क्या मायने हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक जो बच जाते हैं या बुक्स में नहीं मिल रहे हैं उनका समाधान किस तरह से करना है, रिवीजन कैसे करनी है, और यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो कम समय में कैसे तैयार करना है या कैसे पढ़ना है, UGC नेट का सिलेबस और क्या उसकी रिवीजन ज़रूरी है, यानी डीमोटिवेशन का सॉल्यूशन भी बताएंगे। 11वीं 12वीं BE MA की जो बुक्स हैं उनके बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसकी रिवीजन हो चुकी है उस कैंडिडेट के लिए। कंपटीशन पर बात करेंगे, और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो अभी यूट्यूब के मार्केट में या सोशल मीडिया के मार्केट में अवेलेबल हैं आपके, वो अभी कुछ बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करूँगा, क्योंकि ये भी एक मुख्य विषय बन गया है। पेपर कितना और कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चर्चा के पॉइंट रहेंगे। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। ये जो पेपर 1 का है ये सभी के लिए कॉमन है। जैसे PRT देंगे तो वहाँ भी 100 नंबर का ही आ रहा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके। और इसका जो वीडियो बना भी रखा है मैंने, चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे या चैनल पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, वहाँ आपको मिल जाएगा। मेरा जो मेन फोकस है वो कोई बैच क्रिएट करके या कुछ परचेज करके कुछ ऐसा भी नहीं है। मेन बात ये है कि जो ख़ास तौर पे, जैसे मैं गांव से आता हूँ तो मेरे को पता है वहाँ जो परेशानियाँ या किस तरह से कैंडिडेट को आ सकती हैं उनका ज़रूर समाधान करने की कोशिश करूँगा।
मेरा जो मेन फोकस इस लाइन में जो आने का या बताने का है वो ये है कि ऐसा ना हो कि कोई इस बात के अभाव में कि उसको नॉलेज नहीं थी या उसको पता नहीं था, तैयारी का पता नहीं था, इस वजह से कोई वंचित ना रहे। मेरा मेन फोकस अभी फ़िलहाल इसी बात पर है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये वास्तव में ये 200 नंबर की बजाय आप इसको 180 + 20 में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर का जो सिलेबस गिवन है साइट पर, टीजीटी में 10 नंबर का और पीजीटी में 20 का वो आएगा। उसमें क्या है कि टीचिंग पेडागोजी है और साइकोलॉजी के हैं, स्कूल मैनेजमेंट के हैं, कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे, वे 20 नंबर के हर सब्जेक्ट में आने हैं। तो 180 + 20 और टीजीटी हैं तो उसमें 10 नंबर का ही अवेलेबल रहेगा। ये इस पार्ट पे ही मेन फोकस करेंगे। अब बुक्स की बात आती है। पहले एक बात और मैं बता देता हूँ, जो सिलेबस पहले मेंशन नहीं था वो इस बार मेंशन कर दिया गया है। अभी जो एग्ज़ाम आप देंगे इसका सिलेबस DSSB की साइट पर अवेलेबल है। थोड़ा दिशा निर्देश आपको इस समय उपलब्ध है, थोड़ा एडवांटेज भी रहेगा। लेकिन अगर सिलेबस को देखूं तो उसमें 34 टॉपिक हैं, 34 हैं, और वो टॉपिक देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 2 शब्दों में, 3 शब्दों में या एक छोटी सी लाइन में निपटा दिए गए हैं, लेकिन वो अपने आप में एक पूरी पुस्तक बन जाती है। दिखा भी देता हूँ मैं एक बार। ये सिलेबस आपका 34 पॉइंट हैं। और दूसरी बात ये है, जो टीचिंग एजुकेशन और मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है जिसकी मैं 20 नंबर की चर्चा कर रहा था, उसमें भी 10 टॉपिक है। यानी 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से मान के चलूँ मैं, तब भी 10 टॉपिक। ये भी कोई आसान टॉपिक या छोटे टॉपिक नहीं है जो आप एक ही दिन में कवर कर जाएंगे, इसमें भी टाइम लगेगा। और ये तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और हर एक का डिवीज़न किया जा सकता है, हर एक को बांट सकते हैं। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, अपने आप में पूरी पुस्तक हो जाती है ये। तो मैं कह रहा था कि देखने में जो टॉपिक हैं वो ऐसा लग रहा है कि सिलेबस आसान है, लेकिन ये इतना आसान होने नहीं वाला है। अब बुक्स पे आता हूँ मैं। सबसे पहले तो NCERT देख लेते हैं। 6ठी से लेकर और 12वीं तक की NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जो इस समय स्कूलों में लग रही है। ये नई पुरानी का डिस्कशन है, ये रहने दीजिए आप, ये सिर्फ समय ख़राब करने का डिस्कशन है। आपको जो NCERT अवेलेबल हैं पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की, वो ले लीजिए आप। वो अभी जो स्कूलों में चल रही है वो ले लीजिए, उसमें भी कोई समस्या नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेन बात ये है, 6ठी से 12वीं तक की NCERT नहीं छोड़नी है, वो मस्ट है। बेस भी बनेगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी आसानी रहेगी। अब ये पढ़नी कैसे हैं, जैसे ये 10th क्लास की है, जैसे इसमें क्या कर रखा है कि जब आप इनको जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो कहीं कुछ ना कुछ हाईलाइट या अंडरलाइन कर लीजिए। उसका कारण ये है, जब लास्ट में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो फिर इनकी रिवीजन भारी हो जाएगी आपको। मान लिया आप कोई हाईलाइट नहीं कर रहे हैं तो जब एग्ज़ाम होगा आपका उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी। हाईलाइट करेंगे तो एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले भी मेन टॉपिक से आप निकलते चले जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊंचा हो जाएगा कि हाँ ये हो चुका है। और जो अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से दिक्कत आने वाली है। कोई भी तरीका हाईलाइट का, जैसे यहाँ बना रखा था मैंने, ये कुछ डिटेल दी थी बेल्जियम और श्रीलंका वाले टॉपिक पे, तो उसका कुछ हाईलाइटेड टॉपिक लगा लिया। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन एक बार इसमें से आपको गुजरना पड़ेगा। वो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं उनमें हाईलाइट करते चले जाइए। 6ठी से लेकर 12वीं तक यही काम करना है। सबसे पहला काम तो यही है। ये जो चीज़ हो सकता है ये चीज़ आपको आसान लगे या आपको आती हो, फिर भी जो मेन टॉपिक लगे ये ज़रूर हाईलाइट कीजिए, क्योंकि एक तो आप पूरा पेज पढ़ें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और एक आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद करने की या
समझने की इतनी डीपली है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ नंबरिंग हो सकती है, वो याद करना ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए जैसे 2011 की जो जनसंख्या का कुछ पॉइंट दे रखा था, ये कुछ पॉइंट है जो हाईलाइट करने ही पड़ेंगे। और ऐसे पॉइंट जो लग रहा है आपको कि हाँ मेरे को तो ये आते ही हैं या इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हैं आप। हर एक एनसीईआरटी का ऐसे ही करना है, चाहे आप 10वीं की 12वीं की, करना ही करना है, बात ये है। अब इसका एक तरीका और हो सकता है, जैसे ये तो छोड़नी ही नहीं है किसी प्रकार से। ये एक प्रकार की बाइबल है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। अब इसमें जो ये देखिए, पढ़ा संविधान का पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, बाकी टॉपिक पढ़ते चले जाइए। मेन लगा ये इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं कि जो हमने पहले कभी देखा ना। हाँ हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन वहाँ जब वो पेयर वाले क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें पूछ लेगा दूसरा काम तीसरा काम ये है या नहीं है, या संविधान का इनमें से कौन सा काम है या इनमें से कौन सा काम नहीं है, 1 और 3, 2 और 3 सारे सही हैं या कोई भी सही नहीं है, तब दिक्कत आ जाएगी जब क्वेश्चन डीपली पूछ लेगा। ये देखिए इसमें कुछ जब संविधान सभा का पॉइंट है वो भी दे रखे हैं। ये पूरी बुक से निकल जाइए, ये सारी बुक में पेंसिल से ही हाईलाइट करें। ये इस प्रकार के पॉइंट भी, जैसे ये कथन दे देगा और ये पूछ लेगा ये पॉइंट किसके द्वारा बताया गया है। अब इनको रेफरेंस बुक में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कथन हो जाएंगे, और किसने ये बात बोली थी उसमें भी आपको फिर दिक्कत आएगी। लेकिन जो एनसीईआरटी में कोई कथन दिया गया है और ये किसने बोला है वो ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा कथन इसमें, जैसे ये भी नहीं है कि आपको पूरी पुस्तक भर के दे दी वो कथनों की, लिमिटेड कथन है लेकिन इम्पोर्टेंट वो होता है। ये ऐसे पूरी बुक पे चले जाइए और हाईलाइट करते चले जाइए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें पढ़ने में, क्योंकि जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का छात्र है या तैयारी करने वाला है, ये बेसिक चीज़ें पहले पढ़ चुका है, उसको आसान लग रही हैं। ये देखिए फिर से कथन आ गए, भारत के संविधान की ये सूचियाँ, राज्य सूची है, ये सब, ये कुछ ऐसे पॉइंट है। ये देखिए जो देखने से ही लग रहा है हाँ इम्पोर्टेंट होने वाला है, यहीं से क्वेश्चन छाप देगा। फिर अगर यहाँ से क्वेश्चन आया और अगले दिन आप या फिर कभी जीवन में एनसीईआरटी उठाएंगे और ये क्वेश्चन यहाँ एज इट इज मिल गया, फिर आप अपने अफसोस की सीमा माप नहीं पाएंगे कि कितना ज़्यादा अफसोस होगा कि इतनी आसान बात थी और यहाँ गिवन थी और लिमिटेड पेजेस में अवेलेबल थी। तो इस पूरी बुक से निकल जाइए। फिर ऐसे ही हाईलाइट का जो तरीका आप अपनाएं वहीं सही है। मैंने पेंसिल से अपनाया था, हाईलाइटर यूज नहीं करता हूँ, तो ये पेंसिल से लगाइए। ऐसे ही जैसे ये एनसीईआरटी है 12th कक्षा की है, ऐसे ही निशान लगाया। एक तरीका और हो सकता है जो मैंने लगा कि हाँ यूज करना चाहिए, पेंसिल वाले तरीके की अल्टरनेट में एक तरीका और अपनाया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। और इसमें अंतर क्या है, जैसे देखिए ये भारत की जो पार्टियां हैं उनके बारे में डिटेल में दे रखा है, और यहाँ से क्वेश्चन आया था टीजीटी, अगर सोशल साइंस का किसी ने एग्ज़ाम दिया हो पिछले वाला, तो उसमें था ये, जैसे जनसंघ के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में है। अब इसका क्या तरीका बनाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो गया था और हर एक पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ जो था वो ऐसा था कि पहले से नहीं पता था उसका। अब नोट्स बना सकते हैं आप, कैसे, ये देखिए। जैसे सीपीआई के बारे में पढ़ा, हाईलाइट कर लिया, फिर मैंने जब ये दोबारा रिवीजन पे आया तो मेरे को लगा कि जो पार्टियों के बारे में जो डिटेल है वो ज़्यादा दी गई है और इसको कहीं नोट डाउन करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए सोशलिस्ट पार्टी के बारे में है,
यहाँ गिवन था और हाईलाइट पेंसिल से कर भी लिया है, लेकिन उसको दूसरा तरीका ये हो सकता है। देखिए, जैसे जल्दी जल्दी नोट डाउन करना है, कोई हीरे मोती नहीं रड़ने हैं, ना कोई मेडल मिलने वाला है। ये जो बातें मैंने हाईलाइट की थी कि 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने इसका गठन किया था कांग्रेस के भीतर ही, ये बात यहाँ नोट कर ली। कौन कौन इसके संस्थापक थे, नेता जो मेन है, वो चीज़ें यहाँ नोट कर ली। ये देखिए, ऐसे ही फिर स्वतंत्र पार्टी के बारे में, भारतीय जनसंघ के बारे में जिन्होंने जो बोला वो इस प्रकार से नोट कर लिया। और ये पूरी एनसीईआरटी कुछ कथनों के माध्यम से निपटा दी। 3-4 एनसीईआरटी इकट्ठी की और जो नंबर ऑफ पॉइंट हैं इसके हिसाब से निपटा दी। अब जैसे यहाँ 454 नंबर ऑफ पॉइंट बन गए। अब जब रिवीजन करने जाएंगे तो एक आसानी आपको ये रहेगी कि दिमाग या जो साइकोलॉजिकल थोड़ी सोच होती है वो ये होती है कि 454 पॉइंट ही रिवाइज करने हैं, जबकि मैं एक बार बुक से उनको पढ़ चुका, हाईलाइट कर चुका, फिर इसमें नोट किए थे मैंने। तो 2-3 बार जब ऐसे आंखों के सामने से चीज़ें जाती हैं तो वे लगभग पक्की हो जाती हैं। 1-2 बार रिवीजन और की और इसका मामला फिर ख़त्म हो गया। ये तरीका अपना सकते हैं नोट डाउन करने का, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें फ़ायदा ये रहा कि 3-4 एनसीईआरटी जो इकट्ठी थी वे एक जगह कंबाइन होगी, और जब ये समस्या आपके सामने जब आएगी, जब पेपर का 10 दिन रह गए, 20 दिन रह गए हैं या एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो एनसीईआरटी की तरफ भागेंगे, पूरा का पूरा किताबों का जो बंडल दिखेगा फिर आपको वो भयभीत करेगा। इस वजह से फिर ये नोट कर लिए, जब एग्ज़ाम आए तो यहाँ से रिवाइज कर लीजिए उसको। एनसीईआरटी का तो तरीका ये है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या कोई और एनसीईआरटी की जैसे बाहर से जो हेल्प बुक वगैरह मिलती हैं, क्या वो कामयाब हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे 12th क्लास की है कोई बुक, इनमें बातें वही हैं जो उसमें दी गई है, लेकिन इसमें एक आध अंतर ये हो सकता है कि पीछे जो एमसीक्यू बनाए गए होंगे हो सकता है वो थोड़े ज़्यादा मिल जाएं, या कोई फिलअप वगैरह मिल जाए आपको, तो वहाँ से पढ़ने में आसानी रहेगी। ये भी डिटेल बुक है, इसमें भी ऐसा कुछ एनसीईआरटी का विशेष तौर पर पोर्शन नहीं दिया गया है। एक और दूसरी किताब दिखाता हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी कर लेंगे बहुत है, लेकिन हो सकता है किसी के पास दूसरे टाइप की बुक हो, जैसे कि ये देखिए, इसमें क्या दिया है, क्रोनोलॉजी दी गई है, कब क्या हुआ था। ये ऐसे पेजेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर क्या दिया गया है, ये जैसे मैच द फॉलोइंग दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। फिलअप दिए गए हैं। उन बुक्स में एनसीईआरटी में टू द पॉइंट दिया गया है, बिल्कुल अच्छी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया गया है जो काम का हो सकता है। जिसके पास हो वो कर ले, नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, कोई इतनी खास बात है भी नहीं। जैसे यहाँ से फिर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इस प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, और यहाँ पॉइंट्स जो रिमेंबर करने के हैं वो इस प्रकार से भी हो सकते हैं। फिर से क्रोनोलॉजी, कुछ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो 12वीं कक्षा में आ जाते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे, ये फिर से एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ये देखिए, और इनका फिर कुछ इस तरह से दे दिया गया। अब एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं एक बार फिर से उस पर जाते हैं। जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ, मिलान करो, और वो वगैरह यहाँ भी हैं, वहाँ इनका सॉल्यूशन भी साथ में दिया गया है। वहाँ अच्छी बात ये है, इनमें हो सकता है पीछे दिया गया हो। एक बात और करनी है, प्रश्नावली में जो एक आध कथन और मिलेगा आपको, इसको छोड़ जाते हैं हम, ये कि अभ्यास प्रश्नों में कुछ ऐसा है नहीं, ये देख के और अगले पेज पे चले जाते हैं। यहाँ भी एक नज़र ज़रूर लगाइए कि हो सकता है किसी का कथन दिया हो और वो एग्ज़ाम में आ जाए। एनसीईआरटी का ही है, छोड़ नहीं सकते आप। ये तो हो गया एनसीईआरटी का काम, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ना है, ये बता चुका मैं। अब आगे चलते हैं। ये तो इस बात का तो आंसर मिल गया आपको कि
ज़रूरी है या नहीं, मस्ट है। फिर से कह रहा हूँ 11th-12th का रोल ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब BA जो MA की जो किताबें हैं वो पढ़ें या छोड़ें, अब ये एक और गहरा पर्सन आपके सामने आ जाता है। देखिए MA और BA में जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फिर फाइनल में पढ़ते हैं, ऐसे MA प्रीवियस का, फाइनल का फिर से पढ़ेंगे आप, डिटेल में है और मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। अलग अलग बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से पढ़ के आए हैं और कुछ में सिमिलरिटी है, कुछ में नहीं भी है। अब वो जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो भी बेसिक चीज़ है, वो लगभग हर जगह घुमा फिरा के प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन क्या है कि वो मटेरियल ज़्यादातर बच्चों के पास अभी होगा नहीं, और जिसके पास होगा उस पे मटेरियल पे धूल जमी हुई है। तो जिसने वो अच्छे से पढ़ रखा है उस धूल को अब उतार ले, उसका काम अभी होने वाला है। ये मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से। ये इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी कड़वी सच्चाई लगा लीजिए, या जो भी माने आप, कि आप जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें पढ़ते हैं वो सिर्फ मात्र परीक्षा पास करने के लिए, 55% नंबर लाने के लिए या कुछ इस तरह के क्राइटेरिया से करते हैं कि आप उस जगह एलिजिबल हो जाएंगे। डिटेल में जो बच्चा पढ़ रहा है अभी जो उसकी किताबें हैं वे उसके पास अवेलेबल मिलेंगी, और उसी के लिए ये पॉइंट है कि उसको उनमें से कुछ रिवाइज करना है या नहीं करना है। जैसे एग्ज़ाम नोट वगैरह या जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे ये एक बुक है BA पार्ट 1 की है, पॉलिटिकल साइंस की। ये इसमें सिलेबस वगैरह गिवन है, ये इसमें टॉपिक हैं, या फर्स्ट के या सेकंड सेमेस्टर के। अब जिसने ये डिटेल में पढ़ी होगी उसने कुछ ना कुछ मार्क या हाईलाइट वगैरह जो किया होगा, या नहीं हाईलाइट किया है तो कुछ चीज़ें उसको याद मिलेगी, संविधान की विशेषताएं क्या हैं। ये डिटेल फॉर्म की किताबें हैं, डिटेल में गिवन है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सब कुछ डिटेल में है। अब ये बातें घूम फिर के फिर दोबारा आएगी। तो जिसने यहाँ से जो मटेरियल इस लिहाज से पढ़ा था, नॉलेज कि उसको भविष्य में काम आएगी, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ठीक है। अदरवाइज जिसने ये डिटेल में नहीं पढ़ी है, अब डिटेल में नहीं पढ़ना है। साफ स्पष्ट जवाब देता हूँ मैं, घुमा फिरा के नहीं। जिसने ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें डिटेल में पढ़ी हैं पहले, जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, वहीं इन किताबों को उठाए, नहीं तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि रिस्की मामला हो सकता है। सिलेबस जो गिवन है वो कंबाइन कर करके उसको ऐड करते गए और DSSB का सिलेबस बना दिया। बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ है, वो सिलेबस मैं बताऊंगा अभी। अब ये इनको रेफरेंस बुक लगाइए या जो भी नाम दें आप, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का नाम दें, लेकिन ये हैं उसी लिहाज से लिखी गई। ये देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा तो फिर ये ऐसा डायरेक्ट आएगा, तो हम 15 नंबर के 20 नंबर के जो आते थे इनमें से लिख देते थे। जिसने ये अच्छे से पढ़ी है वो इनको उठाए, रिवाइज करे। जिसने नहीं पढ़ी है वो फिर इस प्रकार की पुस्तकों की तरफ ना जाए। अब जैसे एग्ज़ाम वगैरह के जो नोट्स आते थे सीधे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते थे, क्वेश्चन ही बने बनाए, पता था वहाँ 20 नंबर का आ रहा है, 15 नंबर का आ रहा है, क्वेश्चन ही बने बनाए। ये देखिए जैसे सिलेबस होता है, ये जो MCQ फॉर्मेट का पेपर है उस लिहाज से ये किताबें नहीं लिखी गई हैं, सब्जेक्टिव के हिसाब से हैं। कुछ MCQ वगैरह जरूर पीछे दिए हैं, ये देखिए, क्योंकि उनमें कुछ पार्ट MCQ का आया है तो ये MCQ पे बना दिए। किसी के पास है तो MCQ पे नज़र मार सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक आध मिल सकता है। और भी बहुत सारी हैं। ये मटेरियल दिखाना ज़रूर पड़ता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। ये फिर उसी लिहाज से लिखी गई है। मटेरियल है, टू द पॉइंट है, नंबर भी अच्छे आएंगे, लेकिन यहाँ ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है और ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं उनमें और उनमें दिन रात का अंतर है। सब्जेक्टिव का मामला है और यहाँ ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाता है। और देख लीजिए
ये कहाँ काम आते हैं? अब जैसे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है PSIR, तो वहाँ कुछ क्वेश्चन इससे डायरेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि बने बनाए हैं, आपको फिर ज़्यादा सोचना नहीं। पॉइंट हैं और पॉइंट सिलेबस में भी मेंशन हैं। तो ये BCom BA या MA या रेफरेंस बुक, अभी और रेफरेंस बुक बताऊंगा जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी BMA का सेलेक्टेड उसी को पढ़ना है जिसने पहले डिटेल से पढ़ा है, या कोई पॉइंट अदर बुक्स में नहीं मिल रहा है और सिलेबस में आपके मेंशन है और आपको इन किताबों में मिल गया वो, तो फिर उसको इन बुक से पढ़ लीजिए। अदरवाइज ये डिटेल में पढ़ने का ना तो समय है और ना इतना आप याद रख पाएंगे। रेफरेंस बुक और दिखाता हूँ मैं। जैसे एक रेफरेंस बुक ये है, M लक्ष्मीकांत, बहुत पॉपुलर है। इसका कारण क्या है पॉपुलरिटी का? सिविल सर्विस वाले बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिहाज से भी ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं वो इस लिहाज से कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। MCQ फॉर्मेट टाइप से डिटेल में दिया गया है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो इस लिहाज से लिखी गई हैं कि जो MCQ आए आपके वहाँ मार ना खाएं, आप इनसे बना पाए। बहुत लंबी चौड़ी विषय सूची है। ये देखिए, ये अपने आप में इस टाइप से लिखी गई किताब है कि आपको BA और MA का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उस लिहाज से नहीं लिखी गई है। तैयारी करने वाले जो छात्र कंपटीशन एग्ज़ाम के, उस लिहाज से लिखी गई है। सिलेबस भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसका कोई ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो इससे बाहर जाएगा, ये तो कन्फर्म बात है। अब जो नंबर ऑफ टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए, यहाँ जो ये बुक ख़त्म होती है, ये सारे संविधान संशोधन, सारे आर्टिकल वगैरह वो सब गिवन है। अभी जो जैसे 6th एडिशन है ये, तो इसमें 80 चैप्टर है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ऐसा कोई टॉपिक होगा जो भारतीय राज्य व्यवस्था का हुआ इससे छूटा हुआ? मेरे हिसाब से नहीं है। अब इसको लिखने में, याद करने में काफ़ी समय लगने वाला है। ये इसकी मोटाई है। क्या इसको पढ़ा जा सकता है? अब मैं बताता हूँ। जिसने ये ले रखी है या जिसने इससे पढ़ा है वो जानता है। मैंने पढ़ रखी है और मैं जानता हूँ कि किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अब ये नोट डाउन कैसे किया? क्योंकि इतनी सारी बातें इससे नहीं लिखी जा सकती हैं, या मतलब माइंड रिकॉल नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम हॉल में, तो इसकी कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे बनाने हैं ये देखिए। जैसे नीति निर्देशक तत्व हैं, पार्ट नंबर 8 था उसमें, या जो भी था उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लगे वो यहाँ उतार लिए मैंने। फिर 1-2 पेज छोड़ दिया कि कुछ एक्स्ट्रा नोट करना पड़े। फिर संविधान का संशोधन, बेसिक स्ट्रक्चर, ये मूल अधिकारों वाला जो पॉइंट है, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल वाले अंतर्राज्यीय संबंध, ये बहुत तेज़ी में नोट किए गए हैं। और कारण ये होता है कि आपको ये कहीं दिखाने नहीं है कि देखो मेरी जो लिखाई है वो बहुत अच्छी है। आपको टॉपिक निपटाना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको PhD नहीं करनी है। अब उसमें और इसमें अंतर क्या आ जाएगा? जैसे राष्ट्रपति वाला पॉइंट है, यहाँ से उलझाने के सवाल ज़रूर देता है। पॉलिटिकल साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो जानते भी हैं। ये देख लीजिए,
उस पूरी बुक से जो जो पॉइंट या जो जो टॉपिक मेरे को ऐसा लगा, हाँ इसके जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो यहाँ निपटा लिए। लगभग जो बुक्स है, जैसे उसमें 2 चैप्टर मिला के इसमें एक कंबाइन पार्ट का नाम लिख दिया गया है, ये इतने में निपट गया। पीछे पूरी बारी है, छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें नंबर ऑफ पेजेस में याद करने में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, दिन रात का अंतर है। जैसे इस बात को ही, ये रिवाइज चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत बदल भी जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें ही देखेंगे वहाँ पे तो उसका फिर पूरे 5 पेजेस पे, 4 पेजेस पे ये पूरी डिटेल में बताया गया होगा कि शपथ कैसे कैसे लेता है। यहाँ ये जो जैसे निर्वाचन होता है उसका पूरा पॉइंट बनाया गया है, यहाँ ये इतने में निपट रहा है, तो फिर ये चीज़ें शॉर्ट में चलती चली जाती हैं। और लास्ट में जब ये बुक पूरी हो जाएगी तो फिर वो इतने पेजेस में और वो अपने हाथ से लिखे हुए और इम्पोर्टेंट में अंतर आ जाता है। अब इसको जैसे रिवाइज करना है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा टॉपिक है उसमें और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको रिवाइज करूँगा और उसको रिवाइज करूँगा तो जो टाइमिंग है, जो समय लगेगा, वो मेरे को बहुत कम लगेगा। वो बुक अगर मैं 15 दिन में रिवाइज कर पा रहा हूँ तो मैं इसको 5 दिन में, 6 दिन में रिवाइज कर दूंगा। अगर वो बुक मैं 20 दिन में रिवाइज कर पा रहा हूँ तो ये 8 दिन, 10 दिन, कुछ ऐसा, आधा मामला तो मान लीजिए मेरे हिसाब से 1/3 मामला है। जैसे 3 पेज उसके, 1 पेज इसका, इसलिए आज से हो जाएगा। और रेफरेंस बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा है, एक बुक से कवर हो ही नहीं रहा है। जब सिलेबस मेंशन नहीं था तब आप बिना एक मार्ग के चले जा रहे थे, अब मेंशन है और उसको छोड़ के जाने का कोई तुक नहीं बनता है। तो बाकी का जो बच गया, क्या ऐसी किताबें और अवेलेबल हैं? हाँ, ऐसी किताबें मार्केट में और भी अवेलेबल हैं जो आपके सिलेबस के कुछ पॉइंट को निपटाती हैं। क्या कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हर चीज़ को निपटा देगा? इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो एक बुक में बना दूँ। एक बुक कोई बना भी देगा, इतनी मोटी बुक बना देगा कि इससे सब कुछ आ जाएगा, तो वो याद करना समझदारी नहीं है, ना आपसे याद हो पाएगा। साफ बात तो ये है। अब मैं ये बताता हूँ, क्या कोई और मार्केट में बुक अवेलेबल है? क्या उसका कोई पॉइंट है ऐसा जो हमारे काम का हो? ये देखिए, जैसे एक बुक और आती है मार्केट में, बहुत अच्छी बुक है, राजेश मिश्रा सर की। उसमें जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आपका जो पॉइंट है उसकी एक पीडीएफ बना रखी है। जैसे देखिए, इसमें जितने पॉलिटिकल थिंकर हैं वो सारे कवर हो गए। अब ये जब बुक आप लेंगे, बहुत अच्छी बुक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मोटाई है बुक की वो भी काफ़ी ज़्यादा है। वो फिर से रिवीजन वाली दिक्कत आती है, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे आपके जो सिलेबस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या थॉट वाला चैप्टर है, वो ये देखिए, ये सारे अलग अलग पार्ट बना के दे रखे हैं, लेकिन हैं एक साथ। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये सारे यहाँ हैं। अगर उस टाइप की कोई रेफरेंस बुक आपके पास तो ज़रूर पढ़िए, मैं ये सलाह दूंगा। लेकिन उस बुक से क्या सारा कवर हो रहा है? फिर से क्वेश्चन यही आ गया, क्या इस बुक से सारा कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या लक्ष्मीकांत से, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उससे कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब फिर से समस्या यही आएगी। तो उसका एक सोल्यूशन ये है, जो आपका सिलेबस गिवन है उस टॉपिक को उठाइए और उसके बाद जो टॉपिक जिस रेफरेंस बुक में बहुत अच्छा मिले आपको पढ़ने में, वहाँ से उसको निपटा लीजिए। सही तरीका तो ये है। एक और तरीका बताता हूँ मैं। इग्नू की जो किताबें हैं, एमए का मटेरियल खास तौर पर मैं कह रहा हूँ, वो डायरेक्ट शूट करता है आपको। उसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखिए, जैसे इग्नू का ये पॉलिटिकल थ्योरी वाला है, ये ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। इग्नू का मटेरियल जब गूगल पे सर्च करेंगे आप एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए,
ये देखिए, ये सारा डिटेल में है। अगर कोई यहाँ से कर रहा है तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक डायरेक्ट है। और दिखाता हूँ आपको, ये जितने भी मॉड्यूल हैं, ये देखिए, ये वे थिंकर हैं, वो यहाँ भी दिए गए हैं। और अब मटेरियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो प्लेटो की थ्योरी है वो नंबर ऑफ पेजेस 16 है। ऐसे बहुत से थिंकर हैं और बहुत से थॉट हैं, लेकिन ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो टॉपिक आपके डायरेक्ट जो नाम गिवन है, या डायरेक्ट जो टॉपिक का रेफरेंस गिवन है, नाम गिवन है, वो पूरा हो रहा है यहाँ से। ये देख लीजिए, ये सब इग्नू का मटेरियल है। अगर किसी के पास ये अवेलेबल है या यहाँ से पढ़ रखा है तो फिर और कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं उसको, ये मैं साफ बात बता रहा हूँ। और ये जो किताबें मैंने अभी दिखाई थी, अगर इस तरह की कोई रेफरेंस बुक है तो फिर ये इग्नू वाला रेफरेंस जो मटेरियल है उसमें सिर्फ उसी पॉइंट को देखिए आप जो उन बुक्स में नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ, एक टॉपिक के लिए एक ही सोर्स का यूज करना आपको। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला, थिंकर वाला अगर पॉइंट उठा रहे हैं, जहाँ से भी मिल गया, जैसे मैंने ये राजेश मिश्रा सर की बुक से पढ़ा है तो मैं दूसरी बुक रेफर नहीं करूँगा, फिर मैं इग्नू या और कोई बुक पे नहीं जाऊँगा। अगर मैंने इग्नू वाली बुक से कोई पॉइंट उठाया है, सिलेबस का जरूर ध्यान रखना, फिर से मैं कहूँगा सिलेबस का कोई पॉइंट इग्नू से आपने तैयार किया है तो फिर और कोई रेफरेंस डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर बच जाएगा तो प्रैक्टिस सेट बच जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या कोई और सोर्स है? और सोर्स भी हैं। और सोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल सारे सोर्स बता दिए हैं। एक सोर्स और है कि PSIR जो ऑप्शनल होता है सिविल सर्विस में, वहाँ कुछ नोट्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ बुक्स वगैरह अवेलेबल है। क्या वहाँ से पूरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहीं से पॉइंट घूम फिर के वहीं आ रहा है। उसमें कुछ बातें हैं जो छूट रही हैं, वो MA के मटेरियल इग्नू वाले में है। उसमें कुछ बातें छूट रही हैं, वो रेफरेंस बुक में है। इग्नू का मटेरियल अगर डिटेल में पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, फिर भी कुछ टॉपिक बच रहे हैं, ये मैं जरूर कह रहा हूँ, वो आपको दूसरे सोर्स से पढ़ने पड़ेंगे। ये एक पॉइंट यहाँ हमारा आगे भी आएगा कि एक्स्ट्रा सिलेबस के जो पॉइंट है वो कहाँ से करें। गूगल है आपके पास, यूट्यूब है आज के ज़माने में, तो क्या करेंगे, अगर कोई मटेरियल कहीं भी नहीं मिल रहा है, गूगल पे जाइए, उस मटेरियल को सर्च कीजिए, जो आपका मीडियम है उसमें सर्च कीजिए, उसकी PDF मिल जाएगी। मेन चीज़ें एक A4 कागज़ लीजिए, वहाँ लिख लीजिए, या यूट्यूब पे जाइए, उस टॉपिक का नाम लिखिए, किसी ने क्लास करा रखी है तो उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। एक्स्ट्रा सोर्स का सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है। जैसे ये सिविल सर्विस का जो पॉलिटिकल साइंस का PSIR का सिलेबस है वो ये है। पेपर 1 और पेपर 2 उसमें 2 पार्ट होते हैं, लेकिन सिलेबस अच्छा खासा है। कंप्लीट आपके DSSB के PGT को कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोर्सेज हैं या जो रास्ते हैं वो मैंने बता दिए हैं। जो आपको सूटेबल लगे वो आप चूज कीजिए, और किस तरह से चूज करना है वो भी मैंने गाइडेंस दे दिया आपको। अब बात आती है प्रैक्टिस बुक की। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है। मेरे को अगर कोई कहे कि कल आपको इस एग्ज़ाम में बैठना है, या आपको थोड़े दिन का समय दे रहे हैं, 20 दिन बाद एग्ज़ाम है, क्या करेंगे, तो मैं सीधा सा एक जवाब दूंगा कि मैं PYQ उठाऊंगा। PYQ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक दे दो मेरे को, उसमें क्या होगा, और वो भी ऐसी बुक जिसमें ABCD सिर्फ इतना ही नहीं गिवन है, क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन के बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत, चाहे 4 लाइनों में है, वो गिवन है। वो मैं दिखाता हूं आपको। अब ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये नहीं अवेलेबल है, दुर्भाग्य से नहीं अवेलेबल है। अवेलेबल क्या है, एक मैराथन क्लास अवेलेबल है। क्या उसमें क्या है, उसमें 1 घंटे की क्लास है और MCQ दिए गए हैं। ABC में अध्यापक या अध्यापिका या जो पढ़ाने वाला है उसके आंसर बता दे रहा है और आगे चला जा रहा है। यूट्यूब पे देखेंगे तो ट्रेंडिंग टॉपिक वगैरह पॉलिटिकल साइंस के कुछ इसी तरह से लेक्चर अवेलेबल हैं। गाइडेंस की पूछेंगे किसी को तो सीधा ये
एक और दुर्भाग्य है, नहीं अवेलेबल है। साफ बात बता रहा हूं, नहीं अवेलेबल है। अब रेफरेंस बुक, प्रैक्टिस बुक पे आइए। ये जैसे घटना चक्कर की है, बहुत अच्छी किताबें हैं, हर सब्जेक्ट की लगभग अवेलेबल हैं। इसका एक बार सिलेबस इंडेक्स देखिए आप। ये टॉपिक आपने डिटेल में पढ़े थे, रेफरेंस बुक में भी पढ़े थे, इग्नू वाले में भी देखे होंगे, बीए और एमए की किताबों में भी देखे होंगे। डिटेल के बाद ज़रूरत पड़ती है उस फॉर्मेट की जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है? एमसीक्यू फॉर्मेट। वो किताबें तो डिटेल में थी, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अब इस बुक की खासियत क्या है? जो गलतियां हैं वे नाम मात्र हैं। ऐसी कुछ छोटी मोटी गलती हर बुक में मिल जाती हैं, लेकिन गलतियां नाम मात्र की हैं। इनका पढ़ने का ये देखिए, ये पहले कुछ नोट्स बना रखे हैं, फिर ये क्वेश्चन की बना, और क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या अवेलेबल है। इन किताबों को मैं बहुत अच्छा इसलिए मानता हूं कि आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने मान लिया ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, इसका ABC मेरे को नहीं पता है, या नीचे मिल गया। ये इस लिहाज से लिखी गई हैं पेपर पास कर सके आप, और यही आपको आज के दिन ज़रूरत है। ग्रंथ भरे पड़े हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी हैं, इतने ग्रंथ हैं कि पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल पढ़ते पढ़ते ही जीवन खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन सिलेबस खत्म नहीं होगा, बात ये है। अब इसकी रिवीजन वो किस प्रकार से करनी है वो भी मैं साथ साथ ही बता देता हूँ। रिवीजन का पॉइंट था वैसे आगे, ये देखिए रिवीजन कैसे करनी है वो यहीं बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने एक बार पढ़ा इसको, ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैंने नहीं नोट डाउन किया, आगे चला गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आया मैं, नहीं ये मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे से नहीं बन रहा है, मैंने इसको मार्क कर लिया, गोला लगा दिया इस पर। पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसे निकल जाइए, जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है उस पर गोला लगा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पे भी गोला लगाना है जो आपने तुक्के से ठीक कर दिया था। जैसे मान लिया मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने सी लगा दिया, लेकिन मेरे को नहीं पता है सी कहाँ से आया, तो मैंने इसको भी मार्क कर लिया है। तुक्का लगाया वो भी मार्क, और जो मेरे को नहीं आ रहा है वो भी मार्क। जो बिल्कुल डायरेक्ट बन रहा है जैसे ये बन रहा था, मैंने कोई इस पे प्रतिक्रिया या हाईलाइट या मार्क नहीं किया है। ये देखिए पूरी बुक से एक बार ऐसे निकल जाइए। फिर जब दोबारा आए तो क्या करना है, ये जो हाईलाइट वाले हैं या जो मार्क वाले हैं, अब सिर्फ इन्हीं को देखना है। थोड़ा गहराई से पढ़ना है इस बार। ये छूट जाएंगे, ये आपका जो काम है वो थोड़ा कम होता चला जाएगा। ऐसे ही हर पेज पे 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। फिर इनसे निकल के जब दोबारा रिवीजन पे आए तो इन्हीं पे मेन फोकस कीजिए। ये है रिवीजन का और इनको पढ़ने का तरीका। इनका फायदा यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब एक बात आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो आज से तो नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम में, यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, यूजीसी नेट में कहीं ना कहीं रिपीटेड हुए होंगे। नया क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा? कोई करंट से रिलेटेड टॉपिक है उसका तो नया बन जाएगा, कुछ चेंज हुआ उससे तो नया बन जाएगा, लेकिन जो बातें अभी भी एज इट इज हैं वो कैसे चेंज कर देंगे आप? संविधान सभा के जो टॉपिक बनेंगे, पॉलिटिकल थॉट के जो टॉपिक बनेंगे, वो दार्शनिक हैं, विचारक हैं, वो कह के जा चुके हैं, वो चीज़ें बदलने नहीं वाली हैं, और वे उनसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका PYQ और प्रैक्टिस बुक। हाँ, और भी जितने मर्जी हो सके प्रैक्टिस बुक निपटाइए। जैसे ये एक और है मेरे पास, ये थोड़ी भारी भरकम है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। इसमें जो व्याख्या है वो और भी डिटेल में दी गई है। काम वहीं करना है, नहीं आ रहा है मार्क कीजिए, आगे चले जाइए। आ रहा है कुछ मत कीजिए, आगे चले जाइए। तुक्का लगा के ठीक कर रहे हैं तो भी आगे मार्क कर लीजिए, दोबारा उस पर जरूर आना है। ये डिटेल का सॉल्यूशन है, ये बहुत मायने रखता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी है कि आपने हाँ ये पढ़ रखा था, छोटा जो पॉइंट था कभी आपके ध्यान में आया, आपने लगा दिया अभी,
लेकिन इसके बारे में कुछ और बातें इस डिटेल सॉल्यूशन में सामने आई तो फिर इसको भी मार्क कीजिए। ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ। उसको मार्क इस ऐसे करना है, जैसे यहाँ मैंने ये मार्क किया, ये गोला लगाया, लेकिन मेरे को आंसर फिर भी पता था। मैंने मार्क इसलिए किया क्योंकि ये जो चीज़ थी ये मेरे को नहीं पता थी। अब जब मैं इस पे आऊँगा तो मैं बी सी डी या और पॉइंट नहीं, मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा कि इस वजह से मैंने इसको मार्क किया। ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आता भी था तो भी मैंने इस पे मार्क लगाया है, और मार्किंग जो की है वो इस लिहाज से आगे टाइम बचे। यहाँ मार्क लगाया किस लिए? इसलिए। आगे चलिए फिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इसके मुकाबले की एक किताब और आती है घटना चक्कर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। लेकिन प्रैक्टिस सेट अगर इसका लगा रहे हैं तो फिर जैसे ये अभी मैंने दिखाई थी, जितने लगा सके मैं तो कहूँगा उतने नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक बार डिटेल में एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक से पढ़ चुके हैं, फिर आपका दूसरा काम बचा ही नहीं है। लेकिन एक प्रैक्टिस बुक आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उससे कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं। जैसे इससे आ गया तो इससे मेरा कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बेशक मैं घटना चक्र या यूथ वाली जो बुक है उससे कोई क्वेश्चन रह जाए, जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी मिलेंगे, जो इसमें है वो उसमें भी है, उसमें है वो इसमें भी है। ये तो होगा ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये है। कम से कम एक प्रैक्टिस सेट इस प्रकार का, चाहे वो यूथ वाला लगाएं, इसका लगाएं, इस अकेले से काम नहीं चल रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये नंबर ऑफ पेजेस हैं वो बहुत कम है। ये दोनों लगा दिए, फिर यूथ वाला आप अवॉइड कर सकते हैं, वो लगा दिया और ये लगा दिया तो फिर ये अवॉइड कर सकते हैं। एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जो हर चीज़ को कवर करते हुए चल रहा है उसको ज़रूर लगाना। ये देखिए एमपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, और ये क्वेश्चन उस समय के भी हैं। ये जैसे देखिए 2008 वाला है, उस समय के राज के पैटर्न में चेंज हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन जो पुराने हैं, जो विचारकों के नाम है या जो संसदीय व्यवस्था वगैरह हैं, वो सब चीज़ें यहाँ गिवन है। तो प्रैक्टिस बुक किस प्रकार से पढ़नी है, कौन सी लेनी है, ये मैंने बता दिया है। अब इस पार्ट पे आते हैं, 20 नंबर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इस बात पे आ जाते हैं, क्योंकि 20 नंबर काफ़ी मायने रखेंगे, और अभी तक जो जैसे तैयारी कर रहे हैं तो इसको और पीछे ले जाने की या बैकअप प्लान के रूप में कि हम जब एग्ज़ाम आएगा इस टॉपिक को तभी करेंगे, ये भूल जो अभी आप कर रहे हैं इसको थोड़ा सुधारिए। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जब ये उस समय आपके सामने आएगा एग्ज़ाम में जब टाइम कम बचा होगा आपके पास, और ये कट ऑफ पार कराने वाला सब्जेक्ट है, ये मैं कहूँगा। बेसिक मेरी बात को नोट कर लीजिए, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। 5-6 एग्ज़ाम जो DSSB के हैं, वे जो मैंने पास किए हैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि जब आप आज से जब भी एग्ज़ाम होगा, जितने दिन बाद भी, जब एग्ज़ाम हॉल में आप इस पार्ट को कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके सिलेक्शन या सिलेक्शन ना होने का। क्यों? एक तो ये कि घड़ी की जो टिक टिक है वो चल रही है, दिमाग पे जो प्रेशर है वो हर तरफ से है। पहला पार्ट अच्छा नहीं हुआ है, बाकी का जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट था वो पता नहीं ठीक ठाक गया है नहीं गया, और का कैसा हुआ होगा, ये सब बातें दिमाग में चलेंगी। और दिमाग में ये चलेंगी क्या आगे क्या मिलने वाला है, अगले पार्ट में कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कई तरह की बातें हो जाती हैं। तो जब इस तरह का बर्डन आएगा आप पर, ये पार्ट आपको निकाल भी सकता है या आपको फंसा भी सकता है। अब निकाल कैसे सकता है ये थोड़ा मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ। कैसे? जब पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम दे रहा था मैं, उस समय जब घड़ी की टिक टिक चल रही थी तो लास्ट में ये पोर्शन आया मेरे पास। बहुत कम समय बचा था, किसी में कि दिन डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस टॉपिक को मैं जब जैसे प्राइमरी
की तैयारी करता था तो वहाँ 100 नंबर का आता है। ये उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, मजबूत कर लिया था इस प्रकार से कि क्वेश्चन आया और आंसर लगा दिया। इस तरह की तैयारी होनी चाहिए इसमें, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन छूटेंगे, क्वेश्चन छूटे तो सिलेक्शन रुक जाएगा। और जो 20 में से जैसे जो सेलेक्टेड हैं या जो सेलेक्टेड नहीं हुए हैं उनमें मेजर लास्ट में जाके आप देखेंगे ना तो अंतर ये रहेगा कि वो उससे 5 नंबर पीछे था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, वो उससे 5 नंबर आगे था इसलिए सिलेक्शन हो गया। दो पहली कट ऑफ में आया, कोई दूसरी कट ऑफ में बाहर हो गया डोजियर फिल करने के बाद, वो उसका कारण यही है। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ आएगी, जितनी जल्दी आप इसको निपटाएंगे, ये मान के चलिए कि सिलेक्शन का रास्ता यहीं से जाता है और यहीं बंद हो जाता है। अब इसका मैं बताऊंगा क्या करना है। जो आपने सिलेबस देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, पहले उस बात पे चलते हैं एक बार फिर से। ये देखिए सिलेबस था और ये आ गया टीचिंग एजुकेशन वाला पार्ट। 10 पॉइंट दिए गए हैं और हर एक जो भी पीजीटी का सिलेबस दिया गया है उसके नीचे ये पेज चिपका दिया गया है। अब ये पेज क्या इतना आसान है, निपटा देंगे? इतना आसान नहीं है। एक बात और ध्यान से पीछे जाएं, ये जैसे कोई थिंकिंग होती है या कुछ दिया गया है उसको वही पहचान पाता है जो एग्ज़ाम दे चुका है। ये जो पॉइंट है ना, ये अगर आपने और पिछली ज़िंदगी में जाएं, जब आप बीएड कर रहे थे उस समय के बारे में सोचे, क्या ये टॉपिक वही नहीं है? अगर नहीं है या हाँ तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये बातें किसने आपको बताई हैं किसने नहीं बताई हैं वो आप डिसाइड करेंगे। ये बीएड की किताब है मेरी, जब मैं बीएड करता था ना, ये उस समय का है, पेपर 3 है, लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग क्या था, डिटेल में थी, बहुत गहराई से पढ़ी थी। इस किताब की थोड़ी हालत भी देख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने कभी भी इस लिहाज से पढ़ाई नहीं करी कि बस निपटा देना है। अब ये चीज़ें काम आती हैं, जैसे मेमोरी लेवल टीचिंग का है, हार्वर्ड वाला, ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप सोचेंगे फिर ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से गया है, जबकि आपकी आंखों के नज़रों के सामने से ही जब आप बीएड वगैरह कर रहे थे तो ये चीज़ें गई हैं। ट्रायंगल जानती हैं क्या लिखा होगा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब ये डिटेल में पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं, फिर कह रहा हूँ मिल जाते हैं, क्योंकि जो जैसे प्रदर्शन विधि है, इस टाइप की ये विधियाँ भी गिवन है इसमें, सब अवेलेबल है। जैसे फिलेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, लेकिन अब आपको याद आ रही है नहीं आ रही है मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन उठाया जाएगा, यहीं से उठाया जाएगा, फिर कह रहा हूँ। और जैसे इस बुक का हिस्सा मैं मान लिया 20 क्वेश्चन आने हैं, तो दो के लिए क्या फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि 300 पेज 326 पेज की बुक 2 के लिए कौन पढ़ेगा? ये अगर किसी ने पढ़ रखी है, बार बार पढ़ रखी है, तो मैं उसी के लिए बता रहा हूँ कि वो उसको इतनी जल्दी निपटाएगा कि फ़ायदे का सौदा साबित होगा। आप उसमें 5 नंबर लेके आ रहे हैं इस पार्ट में, दूसरा बच्चा 15, वहीं सिलेक्शन होगा किसका, ये वहीं से डिसाइड हो जाएगा। हो सकता है पहले पार्ट बहुत अच्छे हो आपके, कुछ बच्चों के कम नंबर आएंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वहाँ एक नंबर बाहरी है। और दिखाता हूँ आपको, हमने तो ये उस समय रख दी होंगी ना। ये देखिए, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, वही बात है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। और क्या चाहेंगे आप? कोई बुक है और कोई टॉपिक
हाईलाइट इस नाम से है, तो इस बुक से आने की संभावना कितनी है ये आप सोच सकते हैं। लेकिन बात यही आएगी, क्या इस मटेरियल को मैं इतना रिवाइज कर सकता हूँ? मैंने किया था और यहाँ से क्वेश्चन आए थे और वो जल्दी निपटा भी दिए थे। सत्य बात बताता हूँ मैं, घुमा फिरा के मेरी कोई आदत नहीं है। क्या और भी हैं? हर एक चीज़ है मेरे पास। जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। अब ये पढ़ी कैसे होंगी? उस समय डीपली पढ़ी थी और ये पता था आएंगे क्वेश्चन, आगे भविष्य में काम आनी है। अब इसका ये भी नहीं है कि मैं अब दोबारा इसकी रिवीजन करूँगा तो लाइन बाय लाइन, नहीं। मेन जो, जैसे कोई किसी ने कोई थ्योरी दी है या कोई ऐसी विधि वगैरह है जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए, वो पॉइंट रिवाइज करने के हैं, सारा कुछ रिवाइज करने का नहीं है। जैसे स्टैटिस्टिक्स का पॉइंट है, आपके लिए आज इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दूंगा इसमें से। वही चीज़ें देखनी है और जल्दी जल्दी में जो आप पहले पढ़ चुके थे और अब जैसे काम आ सकती हैं। जैसे ये ब्लूम वाला है, कहीं और से पढ़ लिया होता है, यहाँ से नहीं पढ़ना है, इसलिए आज से काम को थोड़ा कम करते चले जाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम है। अब क्या और कोई रेफरेंस बुक है? तो साइकोलॉजी और पेडागोजी में मेरे हिसाब से जैसे किताबें आती हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट यहाँ कम लग रही मेरे को, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन जैसे ये बुक है एस.के. मंगल की, ये बहुत समय से है मेरे पास, फोटोकॉपी थी और जो शुरुआत की थी मैंने वो यहीं से की थी और इससे बेहतर बुक मेरे को तो मिली नहीं। और कोई हो सकती है, हो सकता आपने पढ़ी हो। ये देखिए, ये अगर पीआरटी का सेकंड पेपर है, जिसको पेपर 2 बोलते हो, उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यहाँ 10 टॉपिक जो दिए गए हैं वो इतने कवर नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी का पार्ट ज़्यादा है और यहाँ टीचिंग एजुकेशन का पार्ट ज़्यादा है। और इसके मुकाबले की कोई बुक है, हाँ, अरुण कुमार सिंह की बुक है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये उसी समय इस लिहाज से कि पीजीटी का पेपर देना है, ये इस लिहाज से मैंने नहीं पढ़ी है। सत्य बात तो सत्य ही होती है, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, हो भी सकता है, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस या पेजेस की जो संख्या है वो 800-900 पेजेस की बुक है और ये 10 टॉपिक डायरेक्ट भी नहीं है। तो मैं थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहूँगा। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, कोई क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से भी आ जाए, फिर बहाना नहीं बना पाएंगे। मैंने एस.के. मंगल वाली पढ़ी है, ये मैं ज़रूर लेके आया था, लेकिन जो पॉइंट उसमें मुझे लगा कि उसमें मिस है या मेरी समझ से थोड़ा बाहर जा रहा है, वो मैंने इसमें से निपटा लिया था। एक ही रेफर कीजिए, 2 नहीं करनी है। इसके प्रैक्टिस सेट, हाँ, इसके प्रैक्टिस सेट जितने मर्जी कहेंगे उतने मर्जी लगा लीजिए। और प्रैक्टिस सेट ही ऐसी चीज़ हैं जो आगे जो मनोविज्ञान का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है, उसमें सफलता दिलाते हैं। कैसे? देखिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिले आपको वो लगाइए, किसी भी बुक से मिले। साइकोलॉजी का तो पेडागोजी का होता ही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होता चला जाएगा। और दिखा देता हूँ एक बार, ये जैसे प्रैक्टिस सेट है, सी टेट और जो एच टेट में आते हैं, ये उसी तरह से रिवीजन करनी है। जो आए आगे चले जाइए, नहीं आए उस पर मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने नहीं आ रहा था तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का नंबर ही यहाँ लिख दिया, ये भी तरीका हो सकता है। जैसे 8वां मुझे लग रहा था कि इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है, तो यहाँ लिख दिया। हर एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो यहाँ लिख दिया। अब जब दोबारा रिवीजन पे आऊँगा तो सिर्फ इन्हीं को पढ़ूंगा। यही तरीका इसमें भी है। जो मर्जी प्रैक्टिस सेट लगाइए, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मेरे पास भी बहुत सारे रखे हैं, लेकिन ये कवर करना ज़रूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। कहीं आपको अफसोस रहेगी, पता भी चल गया था कि टॉपिक ये है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर गलती नहीं करनी आपको। आगे चलिए। अब पेपर 1 के स्कोर की क्या मायने हैं? देखिए, पेपर 1 जब भी दिया उसमें जहाँ तक मुझे याद है वो 70, 72, 75
कई बार 78 भी, कई बार 69 भी रहा होगा, लेकिन जो एवरेज स्कोर आया वो 70 प्लस ही रहा। इससे क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है? जो कट ऑफ है, जैसे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा रही है, और ये फिर डिसाइडिंग फैक्टर पेपर 1 भी हो जाता है। पेपर 1 में अगर 70 प्लस क्रॉस कर रहे हैं तो फिर दूसरे पेपर में जो बर्डन है या प्रेशर वो थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ सबके 70 प्लस नहीं आएंगे, ये भी बात है। तो हो सकता है किसी का सेकंड पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं कि मेरा पेपर 1 डाउन चला जाएगा तो मैं लिस्ट से बाहर हो जाऊंगा। इतना ज़रूर है, ये अगर 70 या 70 से ऊपर है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये बात तो कन्फर्म है। और हर पेपर में आते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो फिर ये जैसे एसएससी लेवल की तैयारी करता है, कोई बैंकिंग की करता है, तो ये टॉपिक वहाँ भी है। कोई इतना भारी भरकम भी नहीं पूछा जाता। हाँ, अंतर जरूर होता है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लेवल में, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप उसको नहीं तैयार कर पाएंगे। इसके बारे में डिटेल में इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वीडियो कि पेपर 1 का कैसे करना, उसमें मैंने डिटेल से बताया गया। ये एक्स्ट्रा सोर्स मैंने बता दिया था, गूगल या यूट्यूब का सारा, जो बुक्स में नहीं मिल रहे हैं वहाँ लेना। रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन ऐसे करनी है, हाईलाइट या मार्कर से जो चीज़ें एक बार पढ़ने के बाद अंडरलाइन की आपने, जब दोबारा रिवीजन पे जाएं तो उन्हीं पे जाना है। अगर किसी, जैसे मैंने उस डायरी में नोट्स बना रखे थे, वहाँ से करनी है तो फिर एनसीईआरटी को दोबारा नहीं छेड़ना है, जैसे दिखाया था मैंने। अगर यहाँ से कर लिया है तो फिर उस एनसीईआरटी पे नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। पहले एनसीईआरटी कवर, फिर उसकी रिवीजन, फिर उसके जो भी हाईलाइट या नोट्स वगैरह है उसकी रिवीजन, रेफरेंस बुक कवर, उसके हाईलाइट्स या नोट्स, उसकी रिवीजन, प्रैक्टिस बुक, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस बुक, मॉक टेस्ट, जो भी जिस भी अभी मैंने दिखाए थे जो आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से जैसे आर्यंत का था, यूथ का था, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तैयारी नहीं है तो कम समय में क्या पढ़े और कैसे तैयार करें? अब एग्ज़ाम आ गया, मान लिया कोई वर्किंग भी हो सकते हैं या फीमेल वगैरह हैं, जैसे घर वगैरह का काम है, हाउसवाइफ हैं, तो उसमें समय इतना नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए जल्दी से कवर अप कर सके तो एनसीईआरटी कर लीजिए। उससे भी कम समय आपके पास, तो फिर प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा और कोई रामबाण सॉल्यूशन नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, मेरे को कोई एग्ज़ाम दिया जाए तो मैं उसके PYQ लगाऊंगा। बात यह है, PYQ को भी रिवाइज कैसे करना है, वो हाईलाइट या मार्क करने का तरीका बार बार जितने मिले उतने लगा लीजिए। PYQ रिपीट ज़रूर होंगे। एग्ज़ाम जिस दिन हो जाएगा उस दिन बता देना मेरे को। ये तो उसके लिए हो गया। यूजीसी नेट का सिलेबस क्या रिवाइज करने की ज़रूरत है? यूजीसी नेट का सिलेबस दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। ये देखिए एक बार, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की। इसका तो हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है कि 10 यूनिट होंगी, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए। क्या कवर कर पा रहा है? हाँ, कवर कर रहा है, लेकिन सारा कवर कर रहा है? नहीं कर रहा है। कुछ टॉपिक रहेंगे वे अदर सोर्स से भी करने पड़ेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पे यहाँ ज़्यादा हाईलाइट है, वहाँ उतना नहीं लग रहा है। इस टाइप का कोई प्रैक्टिस सेट है, कोई रेफरेंस बुक है आपके पास और वो पहले रिवाइज कर रखी है तो ज़रूर पढ़िए। दोबारा मैं सलाह दूंगा आपको, ये पढ़ रखा है, 10 यूनिट हैं, बहुत है, सिलेबस काफ़ी है इसमें भी कवर। अगर ऐसा ही तैयारी इस फील्ड की कर रहे हैं तो ज़रूर उसको रिवाइज कीजिए आप। डीमोटिवेशन अगर हो रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है? मोटिवेट तो रहना पड़ेगा। डीमोटिवेशन ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसी वजह से डीमोटिवेशन हो रहा है। तो अभी कौन सा सिलेक्शन हो रखा है? अभी आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर दिया आपने, इसी वजह से किया होगा ना कि सिलेक्शन लेना है। तो फिर मोटिवेट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिल्ली में जो
नंबर ऑफ पोस्ट निकलती हैं वे काफ़ी कम है पीजीटी लाइन में, और जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, मतलब दिल्ली में आसपास के स्टेट के भी या और दूर के स्टेट के भी जो जिनको यहाँ नौकरी करनी है वो बच्चे मिलेंगे आपको, और तेज़ बच्चे भी मिलेंगे, ये भी बात है। लेकिन ये बातें आप सारी सोचते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट जो कम आएंगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा, मेरा पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो फिर फॉर्म फिल किया था ना आपने, ये बातें तो तब भी थी। और अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी कौन सा आपका सिलेक्शन हो चुका है या हो रखा है, तो ये सोच के कि आगे एक पॉइंट है कि कंपटीशन ज़्यादा है या नहीं है, तो ये सोच के कि कंपटीशन ज़्यादा है, इतना हवाई भी नहीं होना है कि मेरे को तो एक ही सीट चाहिए। ये थोड़ा फिर आपका बाई चांस अगर दुर्भाग्य से बात नहीं बनी तो फिर ये बात परेशान भी करेगी कि आप श्योर मान के बैठे थे। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब जिन बच्चों की 11th 12th BA MA की बुक्स जो हो रिवाइज हो चुकी हैं वो क्या करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ और प्रैक्टिस सेट लगाएं। ऑफलाइन मिले ऑफलाइन, ऑनलाइन मिले ऑनलाइन। ऑफलाइन में ये है मार्क करने में आसानी रह जाएगी, ऑनलाइन भी अच्छा सोर्स मिल रहा है, ले लीजिए जहाँ मर्जी से, आपको जिस पे विश्वास हो उस पे। क्या करना है, जब ऑनलाइन सोर्स आप प्रैक्टिस के लिए यूज करें तो उसमें एक पेन कॉपी ज़रूर रखें। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है या जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसका सॉल्यूशन देखें और उस पॉइंट को नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब दोबारा आप रिवीजन करने जाएंगे तो फिर उस कॉपी को जरूर रिवाइज करें। आप क्या करते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन आया आपके सामने, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ABC लगाते चले गए, अगले टेस्ट पे आगे, फिर अगले पे आगे, ये टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा। नोट डाउन जरूर करते चलना है ताकि रिवीजन में आसानी रहे, कहाँ आपकी कमी थी वो आप पकड़ पाएँ। अब एक ऐसे मुद्दे पर आता हूँ जो काफ़ी हाईलाइटेड है। जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो क्या करते हैं कि जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको बुलाते हैं, आपको दिखाया जाता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करके इस व्यक्ति का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। अब प्रभावित होना जो सिलेक्टेड है उससे जाहिर सी बात है, जो तैयारी करने वाला है वो जल्दी प्रभावित होगा। अब एक बात पीछे थोड़ी सोचिए, जब सिविल सर्विस का रिजल्ट आता है, हर कोचिंग सेंटर ये दावा करता है यहाँ से पढ़ा है, फिर वो उस कोचिंग सेंटर में जाता है, वो फिर और बड़ा दावा करता है कि मैंने यहीं से पढ़ा था, इन्हीं से पढ़ा था। 10 जगह उसका नाम छपता है, हाईलाइटेड होता है, और इसके पीछे क्या है वो सबको पता भी है। आप नहीं भी पढ़े हैं, बुलाया जाएगा, अब वहाँ से कोई गिफ्ट वगैरह मिलेगा आपको, आप उस झांसे में यस कर देते हैं, हाँ यहीं से पढ़ा हूँ, वैसे को उसके आसपास से कभी जीवन में ना गुजरा हो। तो ये जो दिशा भ्रमित करने का काम है ये मार्केट में बहुत हो रहा है, इससे थोड़ा बचना पड़ेगा। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो इंटरव्यू हो भी रहा है कहीं पे, जो आपको बता भी रहे हैं कोई चैनल या कोई प्लेटफॉर्म, तो वो ये बता रहा है कि मेरी जर्नी क्या रही, मेरे को क्या क्या मुसीबतें आई। और अगर कोई डिस्कशन हो भी रहा है उससे कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बताइए क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्या सोर्स रेफर किया, तो या तो वो ये सोर्स बता रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे आया है कि इन्हीं से पढ़ के मैं यहाँ पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ। वो इस बात को नहीं बताते हैं तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्या क्या कठिनाई आएंगी, कैसे मैंने तैयारी की थी, इस प्लेटफॉर्म से की थी या नहीं की थी, या इनके बुलावे पर मैं क्यों आया हूँ, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। हंसी खुशी की बातें होंगी, बधाइयाँ दी जाएंगी और मामला निपटा दिया जाएगा। ना कोई स्ट्रेटजी, ना रेफरेंस बुक, ना प्रॉब्लम, ना सॉल्यूशन। उससे बचिए, देख लीजिए उनका इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा कि टॉपर अक्सर झूठ भी बोलते हैं, सारे नहीं हैं, कुछ ईमानदार लोग भी हैं। आगे पेपर कितना और कैसे अटेम्प्ट करें, ये और भी इम्पोर्टेंट मामला हो जाता है। जैसे पहले मैं अपना बता देता हूँ, हर एक का अपना अपना नज़रिया हो सकता है। जैसे जब एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं, मेरे को पता नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 जाएगा,
लेकिन वो उस लिहाज से छोड़ना अच्छा है, आपको उसका ABC नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। मैं जो करता हूँ, क्योंकि आप जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ पैर सिर उस क्वेश्चन का कुछ पता होगा आपको, ये तो बात कन्फर्म है। आप अटकेंगे 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में, एक को एलिमिनेट कर दिया या 2 को एलिमिनेट कर दिया, 2 बच गए, तो ऐसी कंडीशन में मैं आंसर लगा देता हूँ। अब ये तो कोई ये भी कह सकता है कि ये तो तुक्के को प्रोत्साहित करने वाली बात होगी, नहीं, तुक्का लॉजिकल होना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 2 एलिमिनेट कर दिए कि 2 हो नहीं सकते, बाकी के जो 2 बच गए इनमें से एक आंसर है, तो फिर मैं थोड़ा सोचूंगा और एक आंसर हाईलाइट, इनमें से 2 में से एक लगा दिया। चांसेस ठीक होने के गलत होने के 50-50% है। गलत हो गया 0.25 जाएगा। ऐसे 4 क्वेश्चन पे लगाया, 4 में से एक ठीक हुआ, 1 नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव को कवर कर सकता है। मेरे तो सोच ये रहती है, बिल्कुल ही नहीं बन रहा है तो 5, 7, 10 क्वेश्चन पूरे पेपर में से छोड़ भी दिए तो कोई भारी मुसीबत नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं पता है तो। लेकिन अगर किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, उनको हटा दीजिए। 2 बच गए तो मार्क कर सकते हैं। मार्क करने में भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, वो जब आप तैयारी करेंगे तो जैसे कोई विधानसभा की, लोकसभा की, मान लिया कोई नंबर ऑफ सीट का क्वेश्चन है, या और कोई किसी की थिंकर की बात याद आ रही है आपको पता है इस 2 ने तो ये बात नहीं कही है, 2 बच गए, तो 0.25 या फिर 1 नंबर, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं 2 को एलिमिनेट कर पा रहा हूँ तो मैं आंसर लगा देता हूँ, साफ बात ये है। जाहिर है निश्चित रूप से कि आपको कुछ बेहतर बता पाऊंगा, हो सकता है कुछ छोटी मोटी त्रुटि रही होंगी, कुछ गलतियाँ, बड़ा वीडियो है, जैसे हम बता कुछ रहे हैं, कई बार हो ये जाता है कि बोल कुछ दिया है, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वो बता पाया हूँ जो अभी तक नहीं बताया गया है। और चैनल का ऐसा है कि मेरा पर्पज़ ये है, मैं हर सब्जेक्ट का जो मुझे नॉलेज है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं उस बच्चे को बता पाऊँ जो तैयारी कर रहा है, ताकि फिर ये ना हो कि दिशा निर्देशन के अभाव में कोई रह जाए। मेरी सोच ये है कि हर एक को मौका मिले, अपनी तरफ से सब प्रयास करें, फिर जैसा परिश्रम का फल मिले वो अलग अलग होगा, देखा जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि हर 2 मिनट में आपको बताया जाएगा। आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो मर्जी आपकी। अगले वीडियो में मिलूंगा, फिर किसी सब्जेक्ट का लेके आऊँगा। मेरी कोशिश ये है कि जो लास्ट के 10 और 20 नंबर का TGT और PGT में जो टीचिंग वाला पार्ट है उसका भी भविष्य में ज़रूर लेके आऊँ, या अदर जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनका भी अगले किसी वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। डिटेल में ही करेंगे। 10 मिनट का वीडियो अब ये बताइए इतनी बातें बताने के लिए, और सारी ही ज़रूरी हैं, हर टॉपिक हर बात ज़रूरी है, तो 10 मिनट में कैसे निपटाऊँ मैं? फिर मैं कह देता ये 2 किताब ले लीजिए, मैंने छापी हैं, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो फिर बहकाने वाली बात हो जाती। वो काम आसान है, आसान काम मैं करता नहीं हूँ। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।